डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं और 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी में 100 में 100 नंबर भैया जरूर लाओगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के पूरी किताब के भैया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग हिंदी में जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो देखेंगे, ठीक है। एंड आपके गद्यांश देखेंगे, पद्यांश देखेंगे, रस छंद अलंकार यानी कि हिंदी व्याकरण भी देखेंगे, साथ में निबंध देखेंगे, पत्र लेखन देखेंगे। और अगर आपने ये सारा तैयार कर लिया ना तो आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, 95% लाओगे। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, पूरा तैयार कर लो, ठीक है, बहुत अच्छे से। स्टूडेंट 2026 बोर्ड में 100% आएगा, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने 12th हिंदी में अगर जो मैंने क्वेश्चन बताया वो सारा तैयार कर लिया तो आप लोग भैया हिंदी में टॉपर बनोगे, रैंक फर्स्ट लाओगे, 95% लाओगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ, फिर हम लोग गद्यांश, पद्यांश एंड आपका रस छंद अलंकार एंड आपका व्याकरण में जो क्वेश्चंस हैं और आपका निबंध, पत्र लेखन सब कुछ देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लास 12 जो हमारा हिंदी है ना, उसमें अगर हमें 100 में 100 नंबर लाना है, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना। पेपर में अगर 100 में 100 मार्क्स लाना है भैया, टॉपर बनना है, तो आप लोगों को एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया बहुविकल्पीय प्रश्न। और बहुविकल्पीय प्रश्न अगर हम बात करें 12th हिंदी में 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, 10 नंबर का। तो हम लोग 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट जो आपके और भी क्वेश्चन है, गद्यांश, पद्यांश, रस छंद अलंकार, निबंध, पत्र लेखन, सब कुछ समझेंगे। तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। देखो सबसे पहला प्रश्न, अगर हम ये क्वेश्चन देखें, पहला प्रश्न यानी कि हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ चुका है हर साल बोर्ड में आने का, ठीक है, हर साल आता है। तो भैया 2026 में तो जरूर ही छपेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भैया आपके प्रताप नारायण मिश्र जी या बालकृष्ण भट्ट जी या राधा चरण गोस्वामी, ठीक है, एंड आपके बद्री नारायण प्रेम घन। तो जल्दी बताओ कितने स्टूडेंट को पता है, ठीक है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो भैया अगर हम बात करें कि जो आपका हिंदी प्रदीप के प्रथम या फिर संपादक कौन है, तो इसके जो हमारे राइट आंसर हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बालकृष्ण भट्ट जी, यानी कि खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आए, आप लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। और प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका टाइम खराब हो जाएगा। डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर खा लिखो, राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। क्योंकि भाई 100 नंबर का पेपर है, अगर धीरे धीरे लिखोगे छूट जाएगा, तेज तेज लिखना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट भैया बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन कि ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट नहीं, बद्री नारायण प्रेम घन नहीं, प्रताप नारायण मिश्र जी बिल्कुल सही है, और प्रेमचंद्र नहीं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला सही है। और ये भी क्वेश्चन हर साल आता है, मैं वही टॉप क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके बोर्ड में 100% आए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट तैयार कर लेना, मैं आपको लास्ट में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, आप लोग वहां से पूरा देख लेना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडलो, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना है जैसे आप लोग भैया बोर्ड में पेपर दे रहे हो, ठीक है, कि ये समझो आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और हम लिख रहे हैं। तो वैसे अगर समझोगे, आप पढ़ाई करो तो ऐसा करो कि कल हमारा एग्जाम है, फिर देखो पढ़ाई कितना लाजवाब होता है। पूरे साल की तैयारी उस दिन हो जाता है जब पेपर एक दिन बचता है, उससे पहले इतनी पढ़ाई आप पूरे साल में नहीं करते हो, उतना आप पेपर के एक दिन पहले कर लेते हो। क्योंकि वो क्या होता है, आपके माइंड में प्रेशर होता है कि हमारा कल पेपर है, डर होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो।
क्वेश्चन नंबर 3, जो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट जी भैया, आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर आपका प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बद्री नारायण प्रेम घन। जल्दी बताओ कितने स्टूडेंट को पता है इसका ऑप्शन कौन सा सही है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हमारा सही है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, यानी कि ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। और हम लोगों को 100 में 100 नंबर लाना है, टारगेट अपना 100 में 100 रखो। हिंदी में हमें 100 में 100 करके आना है। अगर 1-2 नंबर राइटिंग का कट गया, 1-2 नंबर गलत हो गया, तो भी आपका 95% कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहां क्या पूछ रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का रचना है। अब इसमें 4 रचनाएं हैं, देखो ध्यान से। अगर हम यहां देखें 4 ऑप्शंस मतलब 4 रचना। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा है जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। अब ये आपके पाठ में भी है, मतलब आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पहला ही पाठ है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, अब इसमें आपको भैया अगर आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा तो पता होगा, साहित्यिक परिचय। देखो, अकाल पुरुष गांधी नहीं, एंड अगला है भारत की एकता, बिल्कुल सही है। भारत की एकता जो है भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। और विवर्त भी नहीं है, एंड आपका धरती के फूल ये भी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपकी जो भारत की एकता है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, आप लोगों को भैया बस यही करना है, और मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, पूरा आपका पेपर बिल्कुल लाजवाब जाएगा, 95% लाओगे हिंदी में, हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आवारा मसीहा नामक जीवनी के जो है रचनाकार कौन है? ठीक है, या फिर आपका जो ये, आप सबसे पहले आवारा मसीहा याद रखना किस विधा की है? जीवनी विधा की रचना है। कभी कभी विधा भी पूछ लेता है कि ये आवारा मसीहा किस विधा की है? जीवनी विधा की। और ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, कि आवारा मसीहा नामक जो है हमारा जीवनी विधा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती नहीं, यशपाल नहीं, उपेंद्र नाथ हसक नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, यानी कि घा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहां आपको 5 में 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये आप लोग नोट करो। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल किसने नाम दिया था? आदिकाल को चारण काल किसने नाम दिया था? राहुल संस्कृत्यानंद ने, या राम आपके चंद्र शुक्ल ने, या राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर राघवेंद्र? जल्दी बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भैया हमारे राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही टॉप 10 क्वेश्चन बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल स्पेशल है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? जल्दी बताओ। आदिकाल को नहीं, रीतिकाल को नहीं, भक्ति काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। ठीक है, ये हमारा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? ये तो सभी को पता है भैया, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? यानी कि ऑप्शन नंबर भैया लोकायतन नहीं, या फिर आपका युगांत नहीं, तो इनको मिला था किस पर? नहीं, चितांबरा पर, चितांबरा पे मिला था। ठीक है, ये सब हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का घा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत के पुरस्कार प्राप्त हुए। ठीक है, जो कला और बूढ़ा चांद पर, इस पर सुमित्रानंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, या ज्ञानपीठ, या मंगला प्रसाद, या सोवियत लैंड नेहरू? तो इस पे मिला था इन्हें साहित्य अकादमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया 10 नंबर है कि कितनी नाव में कितनी बार काव्य के कृति है? कितनी नाव में कितनी बार जो है ये काव्य की कृति है? ऑप्शन नंबर का है सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेय जी की भैया है, हरिवंश राय बच्चन नहीं, गिरजा कुमार नहीं, और सुमित्रानंदन पंत नहीं। ये जो है सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ये हो गए हमारे 10 में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हर साल पेपर में आता है। और अगर आपने ये पूरा तैयार कर लिया तो यहां से 6 से 7 क्वेश्चन तो पक्का ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो टॉप आपके 10 ये तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप 10। और अगर आप लोगों को भैया ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना,
तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे गद्यांश पद्यांश है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो चलो हम लोग गद्यांश पद्यांश देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये गद्यांश जो है अगर हम कहें कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th हिंदी के पेपर में ये आपका 10 नंबर पक्का कर देगा, क्योंकि ये गद्यांश मेरे प्यारे स्टूडेंट 2026 के पेपर में छपेगा। 2020, 24, 25 में आया हुआ है और 2026 में जरूरी आएगा। तो आप लोग ये वाला गद्यांश बिल्कुल से तैयार कर लेना, मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल तैयार करा दूंगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना, टिक लगा लेना। देखो लिखा भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश आ चुका है। संस्कृति परंपरा के निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों का खोज महती आवश्यकता है, ठीक है। यहां भाषा शब्द आ गया तो सभी को पता चल गया होगा कौन से चैप्टर से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, 100 में 100 नंबर हमें पक्का करना है हिंदी में। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स में देखो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है और ये 5 × 2 यानी कि 10 नंबर आपका पक्का करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये गद्यांश जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इससे 5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो जिसे कहते हैं संदर्भ। अब ये लिखना आपको ऐसे लिखना है जैसे एक टॉपर लिखता है। संदर्भ लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, गलती कर देते हैं। मैंने बहुत सारी कॉपी को चेक किया है, तो गलती नहीं करना है, आपको वैसे लिखना है जैसा मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भैया, ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा, प्लस ये 2 नंबर देकर जाएगा। एंड प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको 10 नंबर मिलेगा अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 10 नंबर, ठीक है। अब हम लोग एक एक को समझते हैं। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। भाषा शब्द आ चुका है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जो है मतलब आपका जो, देखो ध्यान से समझना, आपको सारी चीजें विल्यू से लिखना है। किस पेन से? विल्यू पेन से, ठीक है। मैं आपको लिखने का सही तरीका और जो इंपॉर्टेंट है, जैसा इसमें जो पाठ का नाम है, हमारे पाठ का नाम क्या है, या और ये देखो ये है हमारे आपके लेखक, ठीक है। तो ये जो लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी, ठीक है, इसको आप किस कलर से लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसको आप लोग लिखोगे ब्लैक कलर से, हाईलाइट, ठीक है। और भाषा और आधुनिकता जो शब्द आया हुआ है, मतलब ये जो आपके मतलब पाठ है, इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिखा हुआ प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो गद्य भाग है, एक गद्य भाग होता है, पद्य भाग या काव्य खंड होता है, ठीक है। गद्य भाग के संकलित श्रेष्ठ विचारक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से शोध परक निबंध से अवतरित है, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा 2 नंबर मिल जाएगा पहले प्रश्न का आंसर। संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो आपको पहले रेखांकित अंश जो है भैया गद्यांश में, उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार। क्यों? क्योंकि इससे आपको माइंड में कम से कम 20 से 50% आपका व्याख्या माइंड में हल जाएगा, मतलब चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देखो भाषा किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है। देखो भाषा जो होता है, आप किस देश से हो ये पता चल जाता है जब आप अपनी भाषा को बोलते हो। बहुत लोग गुजराती बोलते हैं, बहुत लोग मराठी बोलते हैं, तो जैसा आप बोलोगे वैसे आपकी भाषा जो है किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। एंड जो, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। आप
किस समाज में रह रहे हो, आपका भाषा कौन सा है, उससे आप पता लगा सकते हो कि इनका समाज कैसा है। अगर आप अच्छे लोग हो अच्छी बात बोलोगे, बुरे लोग हो तो बुरी बात बोलोगे, ठीक है। और भाषा अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन भी है और संस्कृति की रचना और विकास परंपरा द्वारा होता है। और परंपराएं जो होती हैं, क्योंकि जो परंपराएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, परंपराएं हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उसमें चेंजेस होता रहता है, परिवर्तनशील होती है, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, संस्कृति भी चेंज होता रहता है, ये भी भैया परिवर्तनशील है, ठीक है। एंड आगे आ जाओ, थोड़ा सा और समझते हैं। वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है, जैसे हमारा परंपरा बदलता रहता है ना, परंपरा, वैसे संस्कृति भी बदलता रहता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि किसी या की संस्कृति गतिशील होती है। जैसे देखो, जो परंपरा है वो भी बदलती रहती है, संस्कृति भी हमारी गतिशील होती है। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहा है, ये नई संस्कृति परिवर्तन को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, और निष्ठ प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग, नए नए शब्द की खोज कार्य होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। नए नए चीजों का खोज करो, नए नए शब्द का खोज करो, ठीक है, जिससे बदलते हुए नए भाव की उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। बस आपको इतना सा व्याख्या करना है। अगर आपको व्याख्या नहीं आता फिर भी आप बना बना के लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको 2 नंबर देकर जाएगा, 2 नंबर ये भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, मतलब देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत आवतरण के माध्यम से लेखक जो है किस बात पर बल दे रहा है। चौथा क्वेश्चन है संस्कृति का अटूट अंग क्या है और किसी गति विज्ञान की प्रगति के साथ क्यों जोड़ी जाती है। आ जाओ देखते हैं भैया तीसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ तीसरा समझो कि जो गद्यांश है या गद्यावतरण में मतलब कवि लेखक कहना क्या चाहता है। देखो, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान के प्रगति के कारण संस्कृति परिवर्तन, जैसे विज्ञान हमारा प्रगति किया है, विज्ञान जैसे उन्नत किया है, वैसे संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होता है, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोग आवश्यक पर बल दिया है। बस इतना चीज भैया किया है इसमें लेखक ने, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। जैसे यहां क्या पूछा था, ध्यान दो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, ठीक है। अगला किसके गति विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जोड़ी जाती है, तो देखो संस्कृति की गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जोड़ी जाती है। तो आपको इसका 2 नंबर मिल जाएगा, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना, आपको 10 में 10 नंबर गद्यांश का पक्का हो जाएगा, देख लो। और जो मैंने बताया है ये हर साल पेपर में आता है, अगर आप देखोगे तो ये हर साल बोर्ड पेपर में आता है। तो ये गद्यांश आपको समझ में आ गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग लिख कर आओगे ना, छोड़कर मत आना, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में भैया हिंदी में 100 में 100 नंबर छोड़ कर आना है, 100 में 100 नंबर, मतलब एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है, 100 में 100 नंबर। तो उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, खुद के सपनों को पूरा करना है, तो टॉपर बन के दिखाना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गद्यांश के बाद हम लोग पद्यांश देखते हैं, जो भैया हमारा हिंदी का 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। और ये ऐसा पद्यांश है जो हर साल पेपर में आता ही है, हर साल आता है, हर साल, मतलब ये पद्यांश भैया हर साल आया है। और बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में ये 100% छपेगा, ये जो पद्यांश है, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, बहुत मजा आएगा भैया। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे, ठीक है, एंड होने देना विकृत वसना को ना तुम सुंदरी को, और जो थोड़ी सी शर्मित वह तो गोद में ले क्रांति को खोना, और ओठों की और कमल मुख की लालिमाओं को तुम मिटाना। और कोई क्लांता यानी कि कोई कृषक, जो क्लांता कृषक होती है महिला, ललना खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उनकी क्लांतिकाओं को मिटाना। यहां तक रेखांकित अंश है। और जाता कोई जलद यदि जो व्योम में उसे ला तो छाया द्वारा सुखित करना और भूतांगना को मिटाना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पवन दूतिका से है, पवन दूतिका से। तो इससे रिलेटेड यानी कि इससे जो आपके क्वेश्चंस कौन से बनेंगे, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब इस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं, देखो ध्यान से, 5 क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब इस ऐसे ही आएगा। देख लो, पहले आपका पद्यांश लिखा रहेगा,
फिर नीचे आपके 2-2 नंबर, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अभी मैं आपको व्याख्या समझा दूंगा, बिल्कुल लल्लन टाप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे सर पूरी हिंदी आप ही पढ़ा देते तो मजा आ जाता, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आप पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना सारा करा रहे हैं। पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक कवि का पाठ का नाम लिखो, शीर्षक का नाम लिखो। यहां आपको संदर्भ लिखना है। 2 नंबर तो हर बार भैया संदर्भ का ही आता है, ये तो भैया बिल्कुल फिक्स होता है, और रेखांकित अंश का 2 नंबर फिक्स होता है। फिर इसमें आपका प्रसंग का भी 2 नंबर मिल गया है, मतलब प्रस्तुत या उपयुक्त पद्यांश का प्रसंग लिखो, 2 नंबर ये हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर इसका तो बिल्कुल पक्का होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। 5वां क्वेश्चन है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। ये आपको 2 नंबर ये भी मिलेगा। टोटल आपके 5 क्वेश्चंस आपको 10 नंबर देकर जाएंगे, और अगर आपने भैया पढ़ा है तो क्वेश्चन पेपर आपको आसान लगेगा। हिंदी में एक बात ध्यान रखना कि 100 नंबर का पेपर होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा तेज तेज लिखना, धीरे धीरे मत लिखना वरना टाइम निकल जाएगा। तेज तेज लिखना, ठीक है। मैं आपको बता ही दे रहा हूं क्या क्या आएगा, तो उसका क्या ही टेंशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भैया संदर्भ यानी कि पाठ, और लेखक का नाम, जो कवि का नाम जो है, और हाईलाइट तो आपको पता ही क्या करना है, मतलब जो इसके कवि हैं, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को हाईलाइट करना है। और इसका जो पाठ है, पाठ कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पाठ आपका पवन दूतिका, इसको हाईलाइट करना है। 2 चीज हाईलाइट कर देना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो इसमें आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर। पहला, प्रस्तुत पद जो है महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखान में संकलित पवन दूतिका, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, शीर्षक काव्यांश से उद्गृहित है या फिर लिया गया है। अगर इतना आपने लिख दिया मेरे प्यारे प्यारे लाडलों तो 2 नंबर पक्का है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सभी स्टूडेंट शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात एक कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपका भैया बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि आपका पहले उपयुक्त पद्यांश में जो राधा और पवन दूतिका, ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पद्यांश का प्रसंग लिखो, तो ये है भैया पद्यांश का प्रसंग। फिर व्याख्या देखते हैं, पहले प्रसंग देख लो। उपयुक्त पद्यांश में राधा और पवन दूतिका वाला प्रसंग देखो। दूतिका यानी कि पवन दूतिका, ध्यान से समझो, ये हम लोग प्रसंग समझ लें। दूसरा क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश में राधा और पवन दूतिका से वार्तालाप कर रही है, मतलब बात कर रही है, ठीक है। राधा जी पवन दूतिका से क्या कह रही है कि राधा ने पवन को श्री कृष्ण के पास भेजा, और वह उससे कहती हैं कि जाते जाते मार्ग में कोई थकी हुई महिला दिखाई दे तो उनसे स्पर्श होकर उनकी थकान को उतार देना, उनकी थकान को मिटा देना, मतलब भाई महिला का थकान मिटा देना, ठीक है। अब देखो व्याख्या में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो हे पवन, हे पवन का मतलब है जब राधा जी पवन से कहती है हे पवन, हे महाराज, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील या लाजवंती, लाजवंती का मतलब जानते हो, ऐसी महिला जो लाज करती है, शर्माती है, ठीक है। और जो महिला शर्माती है वही अच्छी लगती है, शर्माती हुई महिला ही अच्छी लगती है, वो नहीं अच्छी लगती है जो आज के मॉडर्न टहल रही है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। जितनी भी मतलब लड़कियां हैं, जितनी भी महिला हैं, वो लज्जावंती होनी चाहिए, लाजवंती, ठीक है, क्योंकि इससे मतलब अच्छा लगता है, नारी की मर्यादा है, नारी का मतलब ये काम है, ठीक है। एंड क्या अब अगर नारी नहीं शर्माएगी तो क्या लड़के शर्माएंगे, मतलब जो लड़के कमाने निकलते हैं शहर इतने दूर दूर, अगर वो शर्माएंगे तो कहां से कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये मर्यादा है। अब देखो दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना, मतलब इतनी तेजी से मत बहना, वेग का मतलब इतनी तेजी से मत बहना कि उसके वस्त्र उतार के अस्त व्यस्त हो जाए, कि उसके जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, उसको उड़ा दो, क्योंकि आंधी चलता है खूब तेज, अगर पवन चलने लगे, पवन का मतलब है हवा, ठीक है, हवा, तो अगर चलने लगे तो कपड़े उड़ने लगते हैं, तो इतनी वेग से मत बहना कि उसका वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए और उसका जो शरीर है वो उमड़ जाए, ऐसा मत करना,
यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेना, अर्थात उसके चारों ओर से घेर लेना और उसकी जो थकान है, जो उसकी थकावट है, उसको मिटा देना ताकि वो थकी ना महसूस करे, जिससे कि थकान के कारण उसका जो सूखा हुआ ओठ है और मुरझाया हुआ कमल सहस्त्र मुख है वो प्रफुल्लित हो उठे। अगर आपका थकान मिट जाए ना तो आप खुश हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे लोग कहते हैं ना, मतलब आपके बड़े बुजुर्ग की अपने मम्मी पापा के पैर को छुओ, पैर को दबाओ, इससे क्या होता है कि मम्मी पापा की जो थकान है वो मिट जाता है। अब थकान मिट गया तो वो भी क्या हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और अगर आपके मम्मी पापा आपसे खुश हो गए तो उससे बड़ा आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस वही बहुत है कि आपके मम्मी पापा आपसे खुश हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं कर रहे हो तो आज आप जाना आधा घंटा 30 मिनट अपने मम्मी पापा के पैर को दबा देना, फिर देखना आपको क्या सुकून मिलता है, ठीक है। पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। अगर खेत में कोई काम करती हुई लड़की या फिर स्त्री दिखाई दे तो आप उनके पास जाना और धीरे धीरे उनकी थकान को मिटा देना, ठीक है। ध्यान दो, बस ये है आपका व्याख्या। अब 2 क्वेश्चन और है जो कि आपका देखो, यह है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिक के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। चौथा क्वेश्चन, तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन यहां देखो ध्यान से, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बार बार दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपको एकदम माइंड में रट जाए। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार यानी कि अच्छा व्यवहार करने को कहती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन, उसमें क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ राधा ने पवन दूतिका को पथिक कर स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। तो देखो यहां लिखा हुआ है कि राधा ने पवन से दूतिका से थकित कर सक स्त्री के ऊपर मेघ अर्थात द्वारा छाया करने को कहा। मेघ मतलब होता है बादल, जो बादल होता है उसको ऊपर लाना और मतलब उनको छांव प्रदान करना, ठीक है। तो बस ये 5 क्वेश्चन है। अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिया भैया पद्यांश का तो ये आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये है हमारा गद्यांश पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में रस छंद अलंकार, और वो ऐसे रस छंद अलंकार बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% छपेगा और वो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, रस छंद अलंकार। तो चलो हम लोग देखते हैं रस छंद अलंकार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रस, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको रस बताऊंगा क्योंकि ये जो है 12th हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैं आपको रस बताऊंगा वही तैयार करना है, ठीक है, और नहीं तैयार करना है। साथ में मैं आपको ये जो ट्रिक बताऊंगा ना, इससे आप कोई सा भी रस बना सकते हो, चाहे हास्य रस हो, करुण रस हो, वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, कोई भी रस हो, आप इस ट्रिक से उसका परिभाषा तुरंत बना सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है मेरे प्यारे लाडलों, और ऐसा ट्रिक है ना कि आपको कोई नहीं बताया होगा। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अभी ये ट्रिक से सब बना दोगे। और रस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बस 2 ही आता है, वो ध्यान रखना। कौन कौन सा? एक हास्य रस, ये दोनों में से आपका दोनों आएगा, हास्य रस और एक करुण रस, यही 2 आता है, ठीक है। और मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, तो उससे आप कोई सा भी रस बना दोगे, ठीक है। यही 2 आता है और यही 2 आपको तैयार भी करना है मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको हास्य रस, देखो सबसे पहले मैं आपको हास्य रस समझाऊंगा, लेकिन हास्य रस का ये परिभाषा है, ठीक है। लेकिन इससे आप कोई सा भी रस बना सकते हो, केवल आपको क्या पता हो, केवल आपको पता हो मेरे प्यारे लाडलों अस्थाई भाव। क्या पता हो? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। अगर आप किसी का भी अस्थाई भाव जानते हो तो आप बहुत आराम से उसका डिफिनेशन बना सकते हो। आप कहोगे सर अस्थाई भाव कहां से पता लगेगा? सब बताएंगे, सारे का अस्थाई भाव बता दूंगा, हर एक रस का, ठीक है। देखो जैसे यहां देखो लिखा हुआ है हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव और अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब आप इस ट्रिक से कोई सा भी रस बना सकते हो। लाइक एज करुण रस है तो यहां आप लिखो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, ठीक है। बस अस्थाई भाव बदल दो, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जब करुण जो हास मतलब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। कोई सा भी रस हो, ठीक है, कोई सा भी रस हो, वो आप यहां केवल अस्थाई भाव लिखो। यहां आप क्या लिखोगे? यहां आप लिखो भैया केवल अस्थाई भाव। यहां क्या लिखोगे? अस्थाई भाव।
बस केवल यहां अस्थाई भाव लिख दो। फिर आपका सेम ये सेम रहता है कि जब अस्थाई भाव रहेगा, जैसे शोक है तो शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अस्थाई भाव याद रखो, ठीक है। अब आप कहोगे सर सारे का अस्थाई भाव हमें कहां पता चलेगा, तो ये मैंने आपको हास्य रस का डिफिनेशन बता दिया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं अस्थाई भाव, फिर मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगा। देखो ये आप अस्थाई भाव नोट कर लो। देखो सबसे पहले ये हमारा रस है, ठीक है, रस है, और ये अस्थाई भाव है, ठीक है। बस पहला आ जाओ, जल्दी जल्दी नोट करो। पहला है भैया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अब यहां से अगर आपको श्रृंगार रस का बनाना हो तो क्या करोगे, श्रृंगार रस का अभी मैं आपको बताता हूं। दूसरा हास्य का रस का अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है, ये नोट कर लो, सारा बता दे रहे हैं। करुण रस का अस्थाई भाव करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। फिर वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है और भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है, ठीक है। आगे भी कुछ देख लो। वेतास रस का अस्थाई भाव आपका घृणा होता है, ठीक है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव भैया विस्मय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है और रस का वत्सल होता है। भक्ति रस का भक्ति होता है। नोट कर लो सारा अस्थाई भाव, सारा नोट कर लो, ठीक है। अब आप कोई सा भी रस बना दो। देखो जैसे हमने लिया कि यहां देखो हमने लिया क्या, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, तो आप यहां ट्रिक में लिखो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, वहां श्रृंगार रस कहलाता है। कुछ भी लिख सकते हो, तो ऐसे आप ट्रिक से बना दोगे ना। अब आपको रस में कोई टेंशन नहीं, अब आप केवल एग्जांपल याद करो। तो ये हमारा भैया हास्य रस की परिभाषा, ये मैंने जो बताया, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखो, जल्दी से नोट करो, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में भैया, 1000% यही आएगा। तो काहे टेंशन ले रहे हो, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किस बात की टेंशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल और तरबूजे सी खोपड़ी एंड खरबूजे जैसा गाल, ठीक है। अब इसको भैया पढ़ के हंसी आया, अगर हंसी आया तो हास्य रस है, क्योंकि भैया कह रहा हाथी जैसा देह है, आपका देह यानी कि बॉडी हाथी जैसा है, ठीक है। एंड जो गेंडे जैसी आपकी खाल है और तरबूजे जैसी खोपड़ी है, आपकी खोपड़ी जो है गोल गोल तरबूजे जैसी है और खरबूजे जैसा गाल है और बाहर निकला हुआ खरबूजे जैसा गाल है। तो ये हो गया एग्जाम्पल हास्य रस का। भैया एग्जाम्पल और परिभाषा नोट कर लो, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये हमारा परिभाषा हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग करुण रस देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं करुण रस। ट्रिक तो पता ही है, तो भैया रस में क्या टेंशन। अब तो रस आप कोई सा भी बना सकते हो भैया, करुण रस तो तुरंत बना दोगे। ट्रिक आपको पता ही है, बस वही लगाओ, आपका सारा रस खत्म है, ठीक है। बहुत आसान कर दिया हूं, अब आप मत कहना सर समझ में नहीं आता, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, ठीक है। परेशान हो जाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग बस 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में। दिल खुश हो जाता है अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। देखो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक है। क्या है, शोक। भैया करुण रस का मतलब ही होता है रोना धोना, शोक, ठीक है। एंड जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां करुण रस होता है। बस कितना आसान है, बस अस्थाई भाव तैयार कर लो, मैंने वो भी बता दिया है, पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, बस आप ये तैयार कर लो, ठीक है। तो ये हो गया भैया करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां क्या होता है, वहां पर करुण रस का उत्पत्ति होती है। अब एग्जाम्पल देख लो। कहोगे सर जी एग्जाम्पल भी समझा दो, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आता गुरुदेव। तो आ जाओ भैया, उदाहरण भी समझते। देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा, दुख शब्द आ गया तो समझो भैया हो गया करुण रस। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ और उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन
अलकों में। कितना अच्छा है, मजा आ गया पढ़ने में। क्यों छलक रहा है दुख मेरा उषा की मृदु जो मृदु पलकों में, और हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस तैयार कर लो, मैं तो 2 बार पढ़ा, मुझे याद हो गया, आप लोग भी जल्दी से याद कर लो। तो ये हमारा रस हो गया। आपका रस आएगा बोर्ड एग्जाम में, बस 2 ही जो मैंने बताया, यही 2 आएगा 100%, और यही 2 आपको तैयार भी करना है। तो रस आपका क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अलंकार। देखो जो मैं अलंकार बताऊंगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही आप तैयार करो। आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर अगर आ गया ना वीडियो डिसलाइक कर देना, लेकिन इससे बाहर आता नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको अब पढ़ाऊंगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है अलंकार। क्या है अलंकार? अब अलंकार बस जितना बताएंगे उतना पढ़ो, ठीक है। सबसे पहला अलंकार, आपको कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है? तो भैया सबसे पहला आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। देखो 12th हिंदी का सबसे पहला आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अनुप्रास अलंकार पूछा जाता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। देखो अब अनुप्रास अलंकार आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9 क्लास 10 पढ़े होंगे कि अनुप्रास का मतलब एक ही वर्ण का मतलब होता है एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। का आ बार बार आए, ठीक है। जिसने इसमें का आया बार बार, घा आया बार बार, हो गया भैया अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या हो रहा है? देखो परिभाषा समझ लो, एक ही वर्ण का मतलब होता है अक्षर, ठीक है। वर्ण कि बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे लाडलो, उदाहरण के लिए आप यही तैयार कर लो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये उदाहरण तैयार कर लो। उदाहरण क्या है कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वार बयारी। ये हो गया भैया एग्जाम्पल, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। का 2 बार आया, घा 2 बार आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, एक से अधिक बार हो रही है, तो वो हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार। आप ये हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार का परिभाषा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? आप नोट कर लो, ठीक है। नोट बनाते रहो, खुद का नोट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। खुद बनाओगे तो आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, यमक अलंकार समझते हैं। यमक अलंकार बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे आपने इसको समझा वैसा अभी उदाहरण जब मैं आपको इसका समझाऊंगा ना तो कहोगे गुरुदेव कितना आसान है। देखो जब एक ही शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब होता है कि जैसे कनक एक से अधिक बार आया, ठीक है। ऐसे इसमें भी अभी देखना, एक ही शब्द, देखो उसमें वर्ण था यानी कि अक्षर था, इसमें शब्द है मतलब वर्ण यानी कि अक्षर को मिला के शब्द बनता है, ठीक है। तो एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। वहां क्या होता है? यमक अलंकार, एक ही शब्द बार बार आए, मतलब 1 से अधिक बार आए, 2 बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया यमक अलंकार, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। तैयार कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो, ठीक है। तो आपको इसमें बस यही करना है कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझें, देखो काली घटा का घमंड घटा। जो काली घटा है मतलब काले रंग की घटा है, उसका क्या हुआ? घमंड घट गया, ठीक है। कि अलग है ना भाई उसका अर्थ। और नभ मंडल तारक वृंद खिले, बस। तो इसमें घटा शब्द 1 से अधिक बार आया, इधर 1 से अधिक बार आया मतलब 2 बार आया। कितना बार आया? 2 बार। तो भैया एक ही शब्द क्या आया? 2 बार आया है, तो वो क्या हो गया? यमक अलंकार। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला अलंकार, ये रूपक अलंकार। देखो जितना अलंकार बता रहे हैं उतना तैयार करो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं तैयार करना, ठीक है। अब हमारा आ गया भैया रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है? तुलना करना। जैसे देखो जहां उपमेय जिसके लिए उपमा की जाती है, जहां उपमेय जिसके लिए उपमा की जाती है, में उपमान अर्थात उपमेय कि जिसके साथ तुलना की जाती है का निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है।
मतलब यही है कि उसका क्या हो, तुलना करने पर निषेध रहित आरोप उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। तो जहां उपमेय जिसके लिए उपमा की जाती है में उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हो जहां उपमेय में उपमान, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का निरोधा रहित, ठीक है, निषेध रहित आरोप किया जाता है, वहां आपका जो यहां रूपक अलंकार होता है। आप इसको हटा भी सकते हो, जैसे ये चीज तो मैंने आपको ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये तो मैंने अर्थ लिखा है, क्या लिखा है, अर्थ लिखा है, ये तो मैंने अर्थ लिखा है, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बार में आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए कि भैया उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो इसी में मैंने बता दिया जिसके लिए उपमा की जाती है, और उपमान का मतलब होता है उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान होता है, ठीक है। उदाहरण कहोगे भैया, उदाहरण भी सर जी समझा दो, बहुत मजा आ जाएगा। तो ये लो उदाहरण भी आ गया। उदाहरण देखो, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी। तो ये हमारा है भैया रूपक अलंकार का उदाहरण कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, ठीक है। ये एग्जाम्पल जितना बता रहे हैं वो नोट कर लो, डिफिनीशन नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम ये ही आपको काम आएगा और ये आपका 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा भैया रस छंद अलंकार का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। अब लास्ट नंबर हम लोग भैया देखेंगे वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, छंद स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 4 अलंकार तैयार कर लेना है। कौन कौन सा देख लो भाई। पहला आपको तैयार कर लेना अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपको यमक अलंकार, तीसरा आपको तैयार करना है कौन सा, रूपक अलंकार, और चौथा आप लोगों को ये वाला उत्प्रेक्षा अलंकार। बस यही 4 आप तैयार कर लो भैया। छोटा छोटा अलंकार तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। देखो यहां जहां उपमेय जिसके लिए उपमा की जाती है में उपमान उपमेय के साथ जिसकी तुलना की जाती है कि संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होता है भैया उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शॉर्ट में यही आप इतना कह सकते हो, कितना जितना मैं ब्रैकेट कर रहा हूं। देखो जहां उपमेय, ठीक है, में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया है कि उपमेय का मतलब जिसके लिए उपमा की जाए और उपमान का मतलब उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाए। तो आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पूरा लिखना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप टॉपर हो अगर पूरा लिखते हो तो। अब देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल भैया हमने क्लास 10 में भी पढ़ाया है और हमने भी पढ़ाया। सच बताएं तो ये वाला एग्जाम्पल हमने क्लास 10 में लिखा था अपने पेपर में, अपने पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों की नहीं, अपने स्टूडेंट तो लिखते ही हैं। उदाहरण, सोह तोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमर सेल पर आपत्ति प्रभात। एक शब्द आप याद रखना कि भैया उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो शब्द, मन मानो जन जानो मनहु जनहु, अगर ये सब शब्द आ जाए तो वो आंख मूंद के आप उत्प्रेक्षा अलंकार पर लिख देना, ठीक है, कि मन मानो जन जानो मनहु जनहु, ये सब शब्द जो होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको रस और अलंकार तैयार हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आपको मैंने रस भी पढ़ा दिया ट्रिक के साथ, अलंकार भी पढ़ा दिया। अब लास्ट में हम लोग छंद को पढ़ने वाले हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग छंद को पढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोगों ने रस पढ़ लिया, अलंकार पढ़ लिया। अब हमारा स्टार्ट होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक छंद, ठीक है। अब हमारा छंद स्टार्ट होता है। भाई छंद में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को छंद में क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो छंद भी आपका 2 ही नंबर का आता है और छंद में केवल आपको 2 छंद पढ़ना है। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में ना तो आया है ना कभी आएगा। बस आपको भैया 2 ही छंद पढ़ना है। नंबर फर्स्ट आप दोहा पढ़ लो, दोहा छंद, और नंबर सेकंड आपको सोरठा पढ़ना है।
दोहा और सोरठा, अगर आपने ये दोनों पढ़ लिया भैया 2 नंबर पक्का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोहा पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों को सोरठा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग दोहा देखो, बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। देखो दोहा में क्या है, दोहा का डिफिनीशन क्या है, देखो ध्यान से समझना। दोहा देखो, दोहा जो होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होता है। कितने चरण होते हैं? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। ठीक है, 4 चरण होते हैं, याद रखना। और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा। भैया पहला चरण और तीसरा चरण 13 मात्रा, भैया ट्रिक देख लो, ट्रिक, क्योंकि पहला और तीसरा को मिला के 13 बनता ही है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलो दोहा तैयार ना। दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसलिए अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो मेरे प्यारे रसगुल्लो, एग्जाम्पल बहुत आसान है। देखो एग्जाम्पल, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम उदित श्याम हरित दुत हुई। तो ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, बहुत जल्दी याद हो गया होगा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। अब इस एग्जाम्पल में एक बात और करना है भैया, आपको मात्रा भी गिनना है, इसीलिए मैंने छंद को लास्ट में लिया है, क्योंकि इसमें आपको मात्रा काउंटिंग करना है। मात्रा काउंटिंग में कुछ नहीं होता। ठीक है, बस जिसमें बड़ी की मात्रा, जैसे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा पे 1 रहेगा, बड़ी की मात्रा पे 2 रहेगा। जैसे देखो ये एग्जांपल में मैं आपको गिन के दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। पहले और तीसरे चरण में 13-13 है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ 2 मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो 2 2 4 जो 6 2 8 2 10 11 12 13। तो पहले चरण में 13 मात्रा हो गई। तीसरा चरण आओ देखते हैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 1, यहाँ 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। तो ये हो गया भैया हमारा पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्रा। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। तो दूसरा यानी कि यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 2 2 4 2 6 2 8 10 8 9 10 11। ठीक है, 11 मात्रा हो गया। यहाँ देखो, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ आपका 1 है, यहाँ 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 2 है, यहाँ 1 है। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे आप मात्राएं गिन सकते हो। कहोगे सर मात्रा कैसे गिनते हैं? देखो, अगर आपका बड़ी ई की मात्रा हो, मतलब जैसे देखो माँ है, ठीक है, जैसे माँ है, माँ पे बड़ी की मात्रा तो 2 मात्रा, अगर माँ पे छोटी की मात्रा हो तो 1 मात्रा, ऐसे माँ पे ए की मात्रा हो तो 1 मात्रा, माँ पे आई की मात्रा हो तो 2 मात्रा। ये सब ट्रिक होता है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ये एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको मात्रा गिन के दिखा दिया। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और इसमें 11-11 मात्रा, बस। ठीक है, तो ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी भव राधा रो राधा नागर सोई जातन की झाई पड़े श्यामो हरित दुत हुई। चलो नोट करो। आगे आते हैं हम लोग, दूसरा वाला पढ़ते हैं भैया, सोरठा। सोरठा, ठीक है, सोरठा हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि भैया सोरठा के बाद हमारा रस छंद अलंकार बिल्कुल कंप्लीट। 6 नंबर भैया पक्का 2026 पेपर के लिए 12th हिंदी का 6 नंबर पक्का पक्का भैया, 6 में 6 नंबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट कर लो, पढ़ो, रटो, तैयार करो। मैंने ट्रिक भी बता दिया है। अब इसमें देखो सोरठा जो होता है ये भी अर्धमात्रिक छंद होता है। ये तो सेम ही है भैया, जैसे दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है वैसे सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। इसका उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्रा। कितनी मात्रा? 11-11 मात्रा। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है, और यह क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। देखो डायरेक्ट लिखा हुआ कि यह दोहा का उल्टा होता है। अब भैया एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण समझो भैया। लिखा हुआ है, श्याम स्वरूप तुम्हार वयन अगोचर वृद्धि पर, और अवगत आकठत अपार नेति नेत नित निगम का।
अब इसमें कहोगे गुरुदेव मात्रा गिन दो, मजा आ जाएगा, फिर हमें कोई टेंशन नहीं रह जाएगा रक्षण अलंकार में। तो काहे नहीं गिनेंगे? आप लोग हमारे इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, इतने हमसे प्यार करते हो कि हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो हम भी तो करेंगे। पूरा साल आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना कि कोई नहीं पढ़ाएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ो। देखो इसमें क्या है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, मतलब ये चरण पहला चरण, तीसरे में इसमें क्या है 11 मात्राएं, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में 13। तो इसमें हमारा 2 मात्रा हो गया, 1 मात्रा, और यहाँ हमारा 1 मात्रा, और यहाँ हमारा रा पे बड़ाऊ की मात्रा है, तो यहाँ भी हमारा 2 मात्रा हो जाएगा। 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब हमारा तीसरा चरण आ जाओ, यहाँ 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 1 1 1 2 1, ये 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें 11 मात्राएं हो गई। अब आपका दूसरा और चौथा में 13 है, तो इसमें 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया 2 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ 1 नहीं, ये हमारा नाप 1 मात्रा है ना, तो 2 हो गया, 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये भी मात्रा हमने गिन दिया। और इसमें भैया 13 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं। तो ये हमारा हो गया पूरा रस छंद अलंकार का टॉपिक। बहुत स्पेशल टॉपिक है, ठीक है, बहुत स्पेशल। और आई होप कि आपको पूरा रस छंद अलंकार समझ में आ गया होगा, पूरा रस छंद अलंकार। अब अगर जो भी स्टूडेंट नोट नहीं कर पाए हो तो वो आप, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में सारा पीडीएफ देता हूं, इसका भी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप देखो, व्हाट्सएप ग्रुप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो। पूरी साल में आपको उसमें हर एक सब्जेक्ट का नोट्स, मॉडल पेपर, वायरल पेपर सब कुछ दूंगा। आप कॉल या व्हाट्सएप कर लो इस नंबर पे 9918863196 पर, 9918863196, इसी नंबर पे आप वीडियो के बाद कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। अरे स्टूडेंट, अब हम लास्ट में भैया बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 ऐसा निबंध, अगर हम क्लास 12th की बात करें, अगर आपने ये 5 निबंध पढ़ लिया ना, ये 5 निबंध मैं आपको समझाऊंगा भी निबंध कैसे लिखना है, और सारे को पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। और ये 5 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, बिल्कुल, ठीक है। आपको तैयार कर लेना, मैं आपको एक एक को समझाऊंगा और हिंदी में टॉपर बनाऊंगा, ठीक है। अब आपको हिंदी में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो पहले से लेकर 5वां तक ध्यान से समझ लो। पहला निबंध जो आपको पढ़ना है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, जो पर्यावरण प्रदूषण है उसकी समस्या और समाधान, ठीक है। दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। अब भाई देख रहे हो कि भारत में बहुत सारे युवा ऐसे हैं ना जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम ही नहीं है, मतलब उनको कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में आप डिस्क्राइब करो। सारा मैं पढ़ाऊंगा, पीडीएफ दे दूंगा अभी और पढ़ा भी दूंगा। विज्ञान वरदान है अभिशाप, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है भैया। विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या तथा समाधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। और लास्ट में है 5वां, जो कि है आतंकवाद समस्या तथा समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। आतंकवाद जो है उसका समस्या और तथा समाधान आपको बताना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बताऊं 12th हिंदी में अगर ये 5 निबंध आप पढ़ लोगे, मतलब 5 निबंध, ज्यादा नहीं, 5 ही निबंध अगर आपने पढ़ लिया तो आप लोग हिंदी में टॉपर बन जाओगे, ठीक है। निबंध में अब देखो, निबंध हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है आतंकवाद कारण तथा निवारण। ये 12th हिंदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। अगर हम बात करें भैया 12th हिंदी का, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है कि भैया जो आतंकवाद होता है उसका कारण क्या होता है, समाधान कैसे करेंगे। हम आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको डालना है रूपरेखा, हेडिंग। रूपरेखा में क्या होता है, जो जो आपने हेडिंग डिस्कस किया है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने पहला हेडिंग डिस्कस किया प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा मैंने हेडिंग डिस्कस किया आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, चौथा हेडिंग मैंने डिस्कस किया भारत में आतंकवाद, 5वां है आतंकवाद का समाधान, 6वां उपसंहार, ठीक है। कोई सा भी निबंध लिख रहे हो कम से कम 4 हेडिंग कॉमन होता है, ध्यान से समझ लो हर निबंध के लिए। पहला रूपरेखा, हर निबंध में ये हेडिंग कॉमन है। दूसरा आपको प्रस्तावना, ये भी आपका कॉमन है।
तीसरा, जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण लिख रहे हो तो उसका अर्थ, आतंकवाद लिख रहे हो तो उसका अर्थ, बेरोजगारी लिख रहे हो तो उसका अर्थ, और लास्ट में एक हेडिंग आता है चौथा नंबर, वो है उपसंहार। ये 4 हेडिंग तो हर निबंध में कॉमन है, 2 हेडिंग आपको बनाकर लिखना है कुछ अलग, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इस हेडिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली हेडिंग आपको डालना प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब है मनुष्य है भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। मनुष्य के अंदर भय होता है और भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। तो लोग जब डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, तो नीच स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं, जो असामाजिक स्वार्थ यानी कि गलत काम करते हैं, इस कार्य के लिए वे हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति को ही आतंकवाद का आधार है, यही स्थिति आतंकवाद का आधार है, और आतंकवाद फैलाने वाले को आतंकवादी कहते हैं। अब जो आतंकवाद फैलाते हैं उनको आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है, और आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, ये डायलॉग सुना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया प्रस्तावना। काफी आसान सा मैंने बताया है प्रस्तावना, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसका अर्थ मतलब आतंकवाद का अर्थ क्या है। आतंकवाद जो है से बने इस शब्द का जो सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। ठीक है, आतंकवाद का मतलब है आतंक का सिद्धांत, और यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द से लिया गया है, हिंदी रूपांतरण है, और आतंक का अर्थ है से पीड़ा, डर, शंका। ठीक है, जैसे भाई अगर आतंकवाद होगा, कोई मारा जाएगा तो उसमें पीड़ा होगा, डर होता है कि कहीं भाई आतंकवादी ना आ जाए, तो डर भी होता है, आशंका भी रहता है हमेशा, शंका आशंका कि भाई कहीं आ ना जाए, कहीं लड़ाई मतलब युद्ध ना हो जाए, तो ये भी होता है। ठीक है, बस कॉमन सा अर्थ है, बहुत आसान सा है। अब देखो आगे आ जाओ भैया। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। देखो ध्यान से, आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय है। समस्त विश्व में अगर हम किसी भी देश की बात करें तो सब में जो है आतंकवादी सक्रिय हैं, और ये आतंकवाद जो है समस्त विश्व के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिस्सा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। आतंकवाद क्या करते हैं भाई, हत्या करते हैं, मारपीट करते हैं, कोई भी मर जाए, किसी का भी डेथ हो जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है। और भौतिक द्वति से विकसित देशों में आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप धारण कर लिया है। किसी भी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गीतों के द्वारा समर्थन देने वाली घटनाएं बढ़ेगी, राजनीतिकों के हत्याएं, विमान अपहरण, समर्थ देने वाले को घटनाएं बढ़ेगी, तो रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। ठीक है, ये है हमारा आतंकवादी विश्वव्यापी समस्या। ठीक है, अब आता है भैया भारत में आतंकवाद। जो भारत में आतंकवाद है कैसे हो रहा है। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं आतंकवादी जो है संगठनों द्वारा, आतंकवादी जो है हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को भैया मौत के घाट उतार दिया। बहुत सारे आतंकवादी ऐसे हैं जो बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी हैं उनको मौत के घाट उतार दिया, और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दे दिए। और भारत के पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड में बहुत ज्यादा होता है, मिजोरम में होता है, मणिपुर में होता है, त्रिपुरा में होता है, मेघालय में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादियों ने हिंसा फैलाया है। और कश्मीर, सबसे बेकार जगह जो कश्मीर है वहां ज्यादा होता है। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानियों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्राय राष्ट्र पर्वों पर चर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। ये इतना सा है भारत में आतंकवाद। बहुत आसान लैंग्वेज में भी लिखा हूं, कहीं भी आपको इतना आसान लैंग्वेज नहीं मिलेगा, मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है। अगला है भैया आतंकवाद एक समाधान। देखो भारत में जो विषमतम स्थिति तक पहुंचे, आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है। इस समस्या का समाधान, ठीक है, राजनीतिक दलों की गतियों में परिवर्तित हो। जो राजनीतिक गति है, जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी मतलब जो दलों की गतिविधि में परिवर्तन हो, उनका जो रूल है वो थोड़ा चेंज कराओ। ठीक है, एंड जो दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटकों पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए। जो दूसरे देश से विस्फोट आता है, हथियार आता है, उस पर कड़ी चौकसी रखो। तीसरा, आतंकवाद को महिमा मंडित करने के लिए युवकों को मानसिक जो बदलने का आर्थिक सुधार करने होंगे। ठीक है, अब लास्ट में आता है उपसंहार या समाधान, फिर उसके बाद उपसंहार। देखो ये हमारा समाधान नहीं, उपसंहार है, सॉरी ये उपसंहार है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने यहां समाधान समझ तो लिया। ठीक है, अब ये उपसंहार आप हेडिंग डाल दो, मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं। ठीक है, हम
भी इंसान हैं, गलती हो जाता है, तो उसके लिए मुझे कौन सी सजा दोगे? सजा देना है जो दे दो, क्योंकि आप लोग ही हमारे सब कुछ हो, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, हमारे लाडले हो, हम आपसे ही प्यार करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी हमसे मतलब हमारे क्लास से प्यार करो, ठीक है। आप लोग शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कमेंट किया करो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, अगर हमारे लायक है तो। यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक आशांत हो गई है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश के एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है, और आतंकवाद जो है समूल नाशी इस समस्या का समाधान है। जब आतंकवाद को बिल्कुल खत्म करोगे, यही इस समस्या का समाधान है। और भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून भी बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो चुका है भैया व्याख्या। तो आपका जो निबंध हो चुका है, अब ये हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है भैया। बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं, 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल गला वगैरह सूख गया है, पानी पीने का मन कर रहा है, तो अब हम जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये क्लास यहीं खत्म होगा, क्योंकि मैंने बहुत देर तक पढ़ा दिया। अब जितने बच्चे भैया नए हैं, अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना इसी नंबर पर 99 18 86 31 96, सब कुछ आपको मिलेगा वहीं पर। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।